हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टील स्ट्रक्चर के टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टील स्ट्रक्चर ये अभी आप लोगों को सेमेस्टर वाइज अगर हम बात करते हैं तो 8 सेमेस्टर में है स्टील स्ट्रक्चर 1। और स्टील स्ट्रक्चर 1 बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है एज अ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कनेक्शंस की। स्टील स्ट्रक्चर आप अपने आसपास बहुत सारे एग्जांपल आपने देखे होंगे। जब भी आप रेलवे स्टेशन जाते हो तो रेलवे स्टेशन पर आपको पूरा स्टील स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। वहाँ पे आपको पिलर भी स्टील के दिखेंगे, वहाँ पे बोल्टेड कनेक्शन भी आपको दिखेगा, रिवेटेड कनेक्शन भी आपको दिखेगा, इवन आपको वेल्डेड कनेक्शन भी दिखेगा। आप 3 तरह के कनेक्शंस अभी रीड करेंगे। अभी जो मैंने बात की, जैसे रिवेटेड कनेक्शन। रिवेटेड कनेक्शन दिस इज़ एन ओल्डर कनेक्शन। और दूसरा कनेक्शन है बोल्टेड कनेक्शन और थर्ड कनेक्शन है वेल्डेड। अब कहाँ पर हमें रिवेट कनेक्शन देना है, कहाँ बोल्ट कनेक्शन होगा, कहाँ वेल्डेड कनेक्शन होगा, ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि किस टाइप के स्ट्रक्चर है, कहाँ पर ये स्ट्रक्चर यूज़ में आनी है, कितना लोड इसको बियर करना है, किस टाइप की लोडिंग है, साइक्लिक लोडिंग है, स्टैटिक लोडिंग है, डायनेमिक लोडिंग है, ये सब। तो कोई भी 2 मेंबर मीन्स ये कोई सेक्शन हो सकते हैं, कोई प्लेट हो सकती है, किसी भी टाइप के। सपोज़ ये 2 मेंबर हैं, अगर कहीं पर मुझे ये दोनों मेंबर साथ में यूज़ करना है कि पूरा एक साथ यूज़ होगा, जैसे कि ट्रस का एग्जांपल होता है। ट्रस में बहुत सारे मेंबर्स कनेक्टेड होते हैं आपस में, अलग अलग लेंथ के। तो एक ही मेंबर हमारा इतना ज़्यादा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा कि हम एक ही मेंबर यूज़ कर सकें। हो सकता है लेंथ ज़्यादा हो तो हमें वहाँ पे 2 मेंबर यूज़ करना पड़ेंगे, या फिर ट्रस में 3-4 मेंबर एक ही जॉइंट से जुड़े होते हैं, तो उस केस में हमें इसमें कोई कनेक्शन प्रोवाइड करना होगा। या तो हम इन दोनों को रिवेट कनेक्शन से ऐड करेंगे। यहाँ पर ये 2 मेंबर है। रिवेट क्या होती है? रिवेट जैसे बोल्ट आपने सबने देखा होगा, रिवेट्स भी आप लोगों ने कहीं यूज़ में देखी होगी, आपके घरों में यूज़ होती हैं। जैसे अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखोगे कि रिवेट कनेक्शन भी आपको दिख रहा है, बोल्टेड कनेक्शन भी आपको दिखेगा और वेल्डेड कनेक्शन भी दिखेगा, ठीक है। अब अगर इन 2 मेंबर को मैं रिवेट कनेक्शन से ऐड करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिवेट कनेक्शन होगा, अगर हम इसको बहुत ही सिंपल या कॉमन भाषा में समझें तो रिवेट कनेक्शन एक्चुअली परमानेंट जॉइंट होता है। अगर हमने यहाँ पे एक बार रिवेट लगा दी, तो जब हम इसको रिवेट से जोड़ेंगे, अगर मान लो इन दोनों मेंबर्स में से मुझे एक मेंबर चेंज करना है, तो मुझे ये कनेक्शन हटाना या तोड़ना पड़ेगा, फेल करना पड़ेगा। मैं ये कनेक्शन जब फेल करूँगा तभी जाके ये मेंबर अलग होगा। जबकि बोल्टेड कनेक्शन में क्या होगा, अगर मैंने ये दोनों मेंबर बोल्ट से टाइट किए हैं, नट बोल्ट असेंबली से, तो मैं सिंपल नट बोल्ट असेंबली को लूज़ करूँगा, नट यहाँ से हटाऊँगा, दूसरा नट बोल्ट असेंबली में यहाँ पे पुट कर दूँगा। तो इसमें परमानेंट स्ट्रक्चर हमारी बनी रहती है। जब हम रिवेट कनेक्शंस को हटाएंगे तो हमारी स्ट्रक्चर फेल हो सकती है। तो रिवेट कनेक्शन आजकल नॉर्मली बोल्टेड कनेक्शन यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिवेट कनेक्शन यूज़ नहीं किए जाते। जैसे बॉयलर शेल है, तो बॉयलर शेल में रिवेटेड कनेक्शंस यूज़ किए जाते हैं। और साइक्लिक लोडिंग अगर है तो साइक्लिक लोडिंग में बोल्टेड कनेक्शन को अवॉइड किया जाएगा। सिमिलर मैं इन दोनों मेंबर्स को वेल्ड के थ्रू भी जोड़ सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वेल्डिंग कर दूँ, वेल्डिंग जो नॉर्मली आपने देखी होगी, हर वर्कशॉप में होती रहती है, तो अगर मैं यहाँ पे वेल्ड मटेरियल लगा दूँ और यहाँ वेल्ड मटेरियल से इसको वेल्ड कर दूँ, तो ये वेल्डेड कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 टाइप के कनेक्शंस आपको रीड करना है। इनका कुछ बेसिक्स, रिवेटेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन। और इसमें भी रिवेटेड कनेक्शन और बोल्टेड कनेक्शन, ये दोनों कनेक्शन जो हैं इनकी डिज़ाइन ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ कुछ बेसिक डिफरेंस है। इसीलिए आजकल नए सिलेबस में रिवेटेड कनेक्शंस को हटा दिया गया है। बोल्टेड कनेक्शन को ही प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं।
तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये अभी हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बोल्टेड कनेक्शंस। बोल्टेड कनेक्शन की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें बोल्ट को समझना होगा। अगर हम नट बोल्ट असेंबली पर जाएंगे तो पहले बोल्ट क्या है। तो हेड, शैंक एंड थ्रेड, इन तीनों को समझना हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं से हमारे कंसेप्ट आगे बनेंगे। तो शैंक एरिया जो पूरा चिकना एरिया होगा, बिल्कुल स्लिपरी एरिया, क्योंकि ये पूरा सॉलिड है, स्मूथ फिनिश होगी इसमें। दूसरा इसमें थ्रेडेड पोर्शन है जिसमें ग्रुप्स हैं, जिसमें नट टाइट किया जाएगा। और फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ अ हेड। तो हेड, शैंक एंड थ्रेड। अब यहाँ पे एक बात और आती है, जब हम बोल्ट का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो दो टर्म्स आएगी। एक होगा डी एन, दिस इज नोन एज अ नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट, और दूसरा होगा डी ओ। डी ओ इज अ होल डायमीटर। तो एन फॉर नॉमिनल, नॉमिनल मीन्स जो इसका ओरिजिनल डायमीटर है शैंक या थ्रेड पोर्शन का, तो जो इसका ओरिजिनल डायमीटर होगा दैट इज डी एन। और डी ओ इज अ होल डायमीटर, मीन्स सपोज ये किसी प्लेट में लगना है। ये अगर कोई प्लेट है हमारे पास टी थिकनेस की, और इसी से कोई दूसरी प्लेट यहाँ पे ये दो प्लेट हमको जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों प्लेट में यहाँ पहले एक होल करेंगे जिसमें ये नट टाइट किया जाएगा। तो ये जो होल किया जाएगा दोनों प्लेट में, इसका जो डायमीटर है दिस इज नोन एज अ डी ओ। तो ऑब्वियस है कि जो होल होगा डायमीटर का वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब कितना ज़्यादा होना चाहिए, ये अगर हम थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पे IS कोड के अकॉर्डिंग हमें डी ओ इक्वल टू नॉमिनल डाया प्लस 1.5 mm। अगर नॉमिनल डाया 25 mm से कम है, ठीक है, तो अगर नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट 25 mm से कम या इसके बराबर है तो हम इसमें 1.5 mm ऐड कर देंगे, हमें मिल जाएगा होल डायमीटर। अगर 25 mm से ज़्यादा हो गया तो हम यहाँ पे 2.5 mm ऐड करेंगे इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन 25 mm। सो दिस इज़ द नॉमिनल डाया DO। तो एक नॉमिनल डायमीटर, दूसरा होल डायमीटर, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें आगे न्यूमेरिकल्स में लगेंगे। और एक और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो थ्रेडेड पोर्शन है यहाँ पर हम एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर हम शैंक का एरिया निकालते हैं तो शैंक का एरिया सीधे सीधे हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4, पाई नॉमिनल डाया एन स्क्वायर बाय 4, क्योंकि ये पूरा सॉलिड है। अब यहाँ पे क्या है, स्टील कट गया, ग्रुप्स बन गए, तो बहुत सारा स्टील का मटेरियल बाहर चला गया। अगर हम थ्रेडेड पोर्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बोल्टेड जॉइंट की। Basically, there are two types of joint. First is lap joint, second is butt joint. Lap joint means ओवरलैपिंग एरिया अगर हमें मिलता है किसी दो प्लेट को जोड़ने में। बट बोल्टेड जॉइंट या बोल्टेड कनेक्शन कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे हमें कोई दो मेंबर को जोड़ना है। इट मे बी कि वो मेंबर प्लेट हो सकती है या फिर कोई दूसरे मेंबर्स होते हैं एल शेप के, टी शेप के, इधर ट्रस वगैरह में। तो अगर कोई भी दो मेंबर है, सपोज ये दो मेंबर थे,
अगर मैं इनको लैप जॉइंट से जोड़ूंगा इट मीन्स कि हमें वहाँ पे ओवरलैपिंग एरिया मिलेगा। ओवरलैपिंग एरिया मीन्स एक के ऊपर एक। तो लैप जॉइंट को समझने के लिए यहाँ पे सपोज ये एक प्लेट थी, ये एक प्लेट है और इसकी थिकनेस है टी। अब इस प्लेट को मुझे दूसरी प्लेट से कनेक्ट करना है, तो मैं दूसरी प्लेट को ओवरलैप कराऊंगा। मैंने इस प्लेट से ओवरलैप करते हुए दूसरी प्लेट को यहाँ पे रखा, ये ठीक है। तो प्लेट 1 एंड प्लेट 2, सपोज दिस इज प्लेट 1, दिस इज प्लेट 2, और ये जो कॉमन एरिया है दिस इज ओवरलैपिंग एरिया। तो ये ओवरलैपिंग एरिया जो हमें मिल रहा है यहाँ तक, इस ओवरलैपिंग एरिया के बीच में ही हमें कनेक्शन देना पड़ेंगे, बोल्टेड कनेक्शन देना पड़ेंगे। अब अगर हम बोल्टेड कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कितने बोल्ट देना है ये सब डिपेंड करेगा कि ये कनेक्शन एक्चुअल में कहाँ यूज़ होना है और उस कनेक्शन के ऊपर फोर्स कितना आना है। कि अगर ये कनेक्शन है और इस कनेक्शन को बियर करना है फोर्स P किलो न्यूटन, अगर इस कनेक्शन पे फोर्स P किलो न्यूटन आएगा, आइदर इट में भी टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव, कुछ भी हो सकता है, तो उस फोर्स को ये इजीली बियर कर सके, मतलब कि ये जो कनेक्शन है वहाँ से वो उसको सेफली ट्रांसफ़र कर सके, एक प्लेट से दूसरे प्लेट में वो फोर्स ट्रांसफ़र हो जाए। तो हमें अगर हम यहाँ लैप जॉइंट से इसको जोड़ेंगे दोनों प्लेट को, तो हमें वहाँ पे एक्सिस लाइन के थ्रू इनको जोड़ना पड़ेगा। सपोज़ यहाँ पे अगर मैंने 2 एक्सिस लाइन में बोल्ट लगा रहा हूँ, एक बोल्ट मैंने यहाँ लगाया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, 4 बोल्ट अगर मैंने यूज़ किए 2 एक्सिस लाइन में। तो ये एक प्लान था। अगर मैं इसको फ्रंट से देख रहा हूँ तो फ्रंट से मुझे क्या दिखेंगे, सिर्फ ये लाइन दिखेगी, 1 और 2, ठीक है। तो ये 2 लाइन सिर्फ मुझको दिखेंगी और यहाँ पे ये जो बोल्ट है, ये एक बोल्ट आया, ये इसका नट, ये दूसरा बोल्ट है यहाँ पे और ये इसका नट। तो फ्रंट से मुझे 2 बोल्ट दिख रहे हैं बट एक्चुअल में ये 4 बोल्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस लाइन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इस तरह का जो ज्वाइंट या कनेक्शन होगा दैट इज नोन एज अ लैप ज्वाइंट। अब यहाँ पे 2 एक्सिस लाइन है तो दिस इज नोन एज अ 2 एक्सिस लैप ज्वाइंट, या देयर आर 2 लाइन्स, ठीक है। सो दिस इज नोन एज अ लैप ज्वाइंट, ओवरलैपिंग एरिया। अब यहाँ पे 4 बोल्ट आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, ये सब डिपेंड करेगा इसकी डिज़ाइन पे कि इसके ऊपर लोड कितना आ रहा है, इस लोड की वैल्यू कितनी है, और उस लोड को बियर करने के लिए यहाँ पे कितने बोल्ट्स डिज़ाइन में कैलकुलेट हो रहे हैं, और फिर उसके बाद हम इसका पैटर्न कौन सा बना रहे हैं। एक लाइन में हमने 2 बोल्ट प्रोवाइड किए हैं, या फिर एक लाइन में हम 3 बोल्ट प्रोवाइड करें, या फिर हम उस पर्टिकुलर 2 बोल्ट की जगह या 3 बोल्ट की जगह हमने उसको 4 बोल्ट में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लाइन्स और नंबर ऑफ एक्सेस, ठीक है। सो दिस इज लैप जॉइंट। अब हम बात करते हैं बट जॉइंट की, ठीक है। बट जॉइंट कहाँ पे यूज़ होता है? बट जॉइंट, अगर मेरे पास 2 प्लेट्स हैं और इन प्लेट को मुझे फेस टू फेस जोड़ना है, बिल्कुल एक ही लाइन में सिंगल, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे दोनों प्लेट्स जोड़ने से एक्सेस लाइन डिफरेंट हो जाए। तो अगर मुझे सिर्फ एक ही एक्सेस लाइन से लोड पास करवाना है, ये एक्सेस लाइन है, अगर मुझे एक ही एक्सेस लाइन से सारा लोड ट्रांसफ़र करना है एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे, तो मुझे ये फेस टू फेस जोड़ना पड़ेंगे। अब फेस टू फेस कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पे अगर मैं बोल्टेड कनेक्शन की बात करता हूँ तो मुझे कोई कवर प्लेट यूज़ करना पड़ेगी। कवर प्लेट इट मे बी कि मैं टॉप कवर प्लेट यूज़ करूँ या फिर बॉटम प्लेट, या दोनों। जैसे सपोज़ ये एक प्लेट है फर्स्ट, और मुझे इसी एक्सेस लाइन से दूसरी कवर प्लेट जोड़ना है, मेन प्लेट जोड़ना है। तो एक मेन प्लेट और दूसरी मेन प्लेट, दोनों मेन प्लेट्स हैं। अब अगर मुझे ये इनका है जॉइंट, यहाँ पे जंक्शन पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, अब यहाँ पर मैंने एक कवर प्लेट दे दी, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करेगा कि एक ही कवर प्लेट देना है या 2। नॉर्मली 2 कवर प्लेट दी जाती हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक दूसरी कवर प्लेट दे दी। तो यहाँ पे 2 कवर प्लेट यूज़ हुई हैं 2 प्लेट्स को जोड़ने में। अब बट ज्वाइंट के लिए मुझे हमेशा
दो एक्सिस लाइन में तो बोल्ट देना ही पड़ेंगे। एक मेन प्लेट में एक्सिस लाइन आएगी, दूसरा सेकंड प्लेट में एक्सिस लाइन आएगी, एंड दिस इज नोन एज अ सिंगल बट जॉइंट। सिंगल बट जॉइंट, सिंगल बट जॉइंट में भी मुझे दो एक्सिस लाइन देना ही पड़ेगी। हम बात करते हैं गॉज लेंथ और पिच। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज हमारा डिज़ाइन की क्राइटेरिया में मिनिमम पिच हमको देना पड़ती है, मिनिमम गॉज लेंथ या गॉज डिस्टेंस, ये सब यूज़ होंगे हमारे फॉर्मूले में। तो हम देखते हैं पिच एंड गॉज टर्म्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो प्लेट्स हैं, ये हमारा फर्स्ट प्लेट है और यहीं से ये सेकंड प्लेट है। ठीक है, ये फर्स्ट प्लेट की लेंथ और ये सेकंड प्लेट की लेंथ। अब दोनों प्लेट को हमको जोड़ना है और यहाँ पर हमने ये एक ओवरलैप, या हम बोलते हैं हमने दोनों प्लेट को ओवरलैप कराया, लैप जॉइंट हमने यहाँ दिया है। अब ये जो ओवरलैपिंग एरिया है, यहाँ पे ये एक्सिस लाइन है 1 2 और 3। अगर यहाँ पे 3 एक्सिस लाइन में मैंने बोल्ट प्रोवाइड किए, अब 3 एक्सिस लाइन में एक बोल्ट यहाँ प्रोवाइड किया है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा, तो एक एक्सिस लाइन में 3 बोल्ट दिए। यहाँ भी सेम मैंने वही किया, ऐसा ही इधर। तो तीनों एक्सिस लाइन में 3 बोल्ट हैं। इन एक्सिस लाइन को कुछ नाम दे दिया हमने। ठीक है, इधर हमने फर्स्ट 1 एक्सिस लाइन, दिस इज 2 एक्सिस लाइन एंड 3 एक्सिस लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और ये है प्लेट का एंड पॉइंट, फर्स्ट प्लेट का, और ये सेकंड प्लेट का एंड पॉइंट यहाँ पर है। ये ओवरलैपिंग एरिया, 3 एक्सिस लाइन है, तीनों में 3 बोल्ट है। अब अगर डिज़ाइन के समय यहाँ पे जो कैलकुलेशंस हुए हैं, तो उस हिसाब से ये डिस्टेंसेस अलग अलग है। सपोज़ ये डिस्टेंस आती है 40 mm, ये डिस्टेंस भी कैलकुलेट हुई 40 mm, और ये डिस्टेंस यहाँ पे ये डिस्टेंस आई 20 mm, 20 mm। ठीक है, ये लेंथ है, और जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है या फिर ये असेंबली जहाँ पे यूज़ होगी, वहाँ ये एक्शियल फोर्स है P किलो न्यूटन। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब इस केस में क्या आप बता सकते हो कि पिच क्या है, गॉज क्या है? ये हम तब बता पाएंगे जब हमें इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी। गॉज क्या होता है? गॉज इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट बोल्ट्स। कोई भी 2 एडजेसेंट बोल्ट्स के बीच की डिस्टेंस। अब यहाँ तो ये 2 बोल्ट ये भी हो सकते हैं, 2 बोल्ट ये भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में या फिर वर्टिकल डिस्टेंस में, ये 2 बोल्ट या फिर ये 2 बोल्ट। तो गॉज के लिए हम क्या लेते हैं कि हमेशा जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स जिस लाइन में अप्लाई किया जा रहा है, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि ये, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ये। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है दैट इज नोन एज अ गॉज लेंथ। तो 40 mm इज नोन एज अ गॉज लेंथ। तो G इक्वल टू 40 mm। एंड व्हाट इज पिच? पिच इज नोन एज अ horizontal distance between 2 adjacent bolt in the direction of the force और in axial direction। तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो इसी डायरेक्शन में कोई भी 2 एडजेसेंट बोल्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज अ पिच। सो पिच इज इक्वल टू 20 mm। क्लियर? सो दिस इज पिच एंड गॉज। तो पिच हमेशा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में मेजर होगी 2 एडजेसेंट बोल्ट, पास के बोल्ट्स के बीच की डिस्टेंस, और इसके परपेंडिकुलर 2 बोल्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज नोन एज अ गॉज। सिंपल।
बोल्टेड कनेक्शन आइदर लैप जॉइंट हो या बट जॉइंट, ये एक्चुअली कितने मोड्स में फेल हो सकता है। तो जब हम बोल्टेड कनेक्शन की बात करेंगे, उस कनेक्शन में बोल्ट भी है, नट असेंबली, बोल्ट एंड नट असेंबली, और उसके साथ वो किसी प्लेट से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे एक टर्म आती है गजेट प्लेट। गजेट प्लेट क्या होती है? एक गजेट प्लेट हुई, दूसरा मेन प्लेट और कवर प्लेट, 3 प्लेट्स हैं। तो बोल्ट फेलुअर मोड में जाने से पहले हमें थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज गजेट प्लेट? ठीक है, गजेट प्लेट क्या है? क्या होता है जब हम कोई दो ऐसे मेंबर को जोड़ रहे हैं जिनकी विड्थ बहुत कम है। फॉर एग्जांपल, अगर हम दो एल सेक्शन को हम जोड़ना चाहते हैं, जैसे ट्रस की बात जब हम करते हैं, कोई किसी भी टाइप का ट्रस है, तो उस ट्रस में क्या होगा कि नॉर्मली एल सेक्शन भी यूज़ होगा, आई सेक्शन भी यूज़ होगा और टी सेक्शन भी यूज़ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये एल सेक्शन है, ठीक है, ये एल सेक्शन आपको दिख रहा है। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो ये है एल सेक्शन, एल बना हुआ है। अब इस एल सेक्शन से मुझे कोई दूसरा सेक्शन जोड़ना है। हो सकता है कि मुझे दूसरा एल सेक्शन ही जोड़ना हो। अगर मैं कोई दूसरा एल सेक्शन जोड़ना चाहता हूँ किसी दूसरी लेंथ का, लाइक दिस, तो अब इन दो मेंबर को अगर मुझे बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करवाना है तो अब क्या करना पड़ेगा? क्योंकि दोनों की विड्थ तो बहुत कम है, तो फिर मुझे एक गजेट प्लेट यूज़ करना पड़ेगी। और डिपेंड करेगा कि ये मुझे दोनों एल सेक्शन किस टाइप से जोड़ना है, फेस टू फेस जोड़ना है या बैक टू बैक कनेक्शन है या लैब कनेक्शन है या बट कनेक्शन है। तो उसमें क्या होता है कि गजेट प्लेट मतलब कि कोई भी एक प्लेट किसी भी शेप की, किसी भी थिकनेस की, थिकनेस एक्चुअली डिपेंड करेगी। तो अगर मैं एक गजेट प्लेट लिया, मैंने सपोज ये एक गजेट प्लेट है, ये किसी भी शेप की हो सकती है। अब इस गजेट प्लेट से मैंने पहले एक एल सेक्शन को जोड़ा और इसी गजेट प्लेट में फिर मैं दूसरा एल सेक्शन जोड़ दूंगा, ऐसा। तो ये जो गजेट प्लेट है जिसकी थिकनेस है टी, तो इस टी थिकनेस से अगर मैंने एक तरफ एक एल सेक्शन जोड़ा, दूसरी तरफ दूसरा एल सेक्शन जोड़ा, तो दोनों सेक्शन उस प्लेट से जुड़ गए और दोनों सेक्शन आपस में भी जुड़ गए। आपस में मतलब डायरेक्टली नहीं जुड़े, लेकिन गजेट प्लेट की हेल्प से। तो इन दोनों का कनेक्शन किस टाइप से होगा, फेस टू फेस होगा, ऊपर नीचे होगा, ये सब डिपेंड करेगा इनकी डिज़ाइन पे कि किस टाइप की डिज़ाइन है, कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो गजेट प्लेट क्या होता है? गजेट प्लेट एक मीडियम है जो किसी भी दो मेंबर को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ की जाती है। ये वेल्डेड कनेक्शन में भी यूज़ होगी या फिर रिवेटेड कनेक्शन में भी यूज़ होगी, बोल्टेड में भी। तो सिर्फ ये एक मीडियम है, इसका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में कोई रोल नहीं है। गजेट प्लेट नेवर प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द जॉइंट। तो जॉइंट सिर्फ हमारे मेन प्लेट, कवर प्लेट पर ही डिपेंड करता है और कनेक्शंस पे डिपेंड करेगा। तो गजेट प्लेट का रोल सिर्फ और सिर्फ एक सहारा देना या मीडियम देना है दो प्लेट्स या दो मेंबर को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है। इसलिए हम गजेट प्लेट को कहीं भी स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रेंथ कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करते हैं। मेन प्लेट, जो मेन प्लेट्स को हमें जोड़ना है, कोई भी दो प्लेट्स। कवर प्लेट वही बट जॉइंट में या तो एक कवर प्लेट यूज़ होगी या दोनों कवर प्लेट यूज़ होंगी। एक सबसे पहले हम बात करेंगे शेयरिंग की या शेयर फेल्योर। सेकंड होगा बियरिंग। तो शेयरिंग फेल्योर, बियरिंग फेल्योर, और ये जो दोनों हैं फेल्योर हैं, ये फेल्योर हैं बोल्ट के। तो शेयरिंग फेल्योर ऑफ बोल्ट, नॉट बोल्टेड कनेक्शन। पूरे कनेक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बोल्ट की बात कर रहे हैं। बियरिंग फेल्योर ऑफ बोल्ट। लेकिन जो थर्ड फेल्योर है वो पूरा कनेक्शन पे डिपेंडेंट है, दैट इज़ नोन एज अ
टीयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। तो इसमें ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो दो फेल्योर होते हैं, शेयरिंग और बेयरिंग, ये कनेक्ट होते हैं डायरेक्टली बोल्ट से, क्योंकि अगर हमारा बोल्ट फेल हो रहा है तो हमारा शेयर फेल्योर होगा या बेयरिंग फेल्योर होगा। लेकिन जो बोल्ट किसी दो प्लेट से कनेक्टेड होगा, तो अगर हमारी प्लेट फेल हो रही है तो फिर होगा टीयरिंग फेल्योर, मतलब कि प्लेट उखड़ गई किसी भी, या तो कवर प्लेट ऊपर से उखड़ गई या फिर मेन प्लेट उखड़ गई। तो शेयर फेल्योर, बियर फेल्योर और टीयरिंग फेल्योर, इन तीनों फेल्योर में हमें स्ट्रेंथ निकालनी पड़ती है कनेक्शन की, कि शेयर फेल्योर में जो हमारा कनेक्शन है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, बियर फेल्योर में कितनी स्ट्रेंथ है और टीयर फेल्योर में कितनी स्ट्रेंथ है। तीनों में से जो स्ट्रेंथ मिनिमम आएगी, मिनिमम कम से कम, उसको हम मान के चलेंगे कि वो स्ट्रेंथ हमारे जॉइंट की है या कनेक्शन की है। मिनिमम क्यों मानते हैं? सेफ साइड में, क्योंकि तीनों में से जो मिनिमम है, अगर ये तो मिनिमम तो ऑलवेज वैल्यू रहेगी, उतनी स्ट्रेंथ तो इस कनेक्शन में डेवलप होगी ही। तो बाकी अगर उससे किसी दो फेल्योर में ज़्यादा हमारी वैल्यू आ रही है तो वो हमारा सेफ साइड है। तो तीनों में से जो वैल्यू मिनिमम आएगी दैट इज़ नोन एज अ स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालने के लिए हम तीनों में स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं कि शेयर फेल्योर में बोल्ट की स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शेयर, फिर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन बियर या बेयरिंग फेल्योर, एंड दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टीयरिंग। अब तीनों में से जो वैल्यू मिनिमम आ गई दैट इज नोन एज अ स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट के न्यूमेरिकल्स आपको आता है। तो अगर हमें स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालनी है तो हमें पहले स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शेयर निकालना पड़ेगा, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन बियर निकालना पड़ेगा, देन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टीयर। तीनों में से जो मिनिमम आएगी दैट इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। लेकिन ये बात हुई स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट की। अगर हम बात करते हैं कि बोल्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, तो सिर्फ बोल्ट की स्ट्रेंथ हमें देखने के लिए ये दो फेल्योर ही देखना है, इन दोनों में कितनी स्ट्रेंथ है। तो सिर्फ ये दो बियरिंग और शेयरिंग की स्ट्रेंथ में से जो मिनिमम आएगी, कि स्ट्रेंथ इन बोल्ट इन शेयर और स्ट्रेंथ इन बोल्ट इन बियर, दोनों में से जो मिनिमम होगा दैट इज नोन एज अ बोल्ट वैल्यू। तो एक होता है बोल्ट वैल्यू। बोल्ट वैल्यू मतलब कि बोल्ट की स्ट्रेंथ, कि बोल्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, जो बोल्ट हम डिज़ाइन में यूज़ कर रहे हैं। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कनेक्शन कहाँ पे यूज़ होगा, उस कनेक्शन पे फोर्स कितना आ रहा है, और फोर्स के अकॉर्डिंग उसमें शेयर में कितनी स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, बियर में कितनी स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, और दोनों में से जो मिनिमम स्ट्रेंथ है उसको हम मान के चलेंगे कि ये हमारी बोल्ट वैल्यू है, कि कम से कम बोल्ट में इतनी स्ट्रेंथ तो आना चाहिए। उस हिसाब से हम बोल्ट चूज़ करेंगे कि हाँ, जिस बोल्ट में इतनी मिनिमम स्ट्रेंथ आ रही है वो हम यूज़ करेंगे। तो अब ये सब निकालेंगे कैसे? इनके ऑलरेडी हमारे पास फार्मूले हैं। आईएस कोड में आपको फार्मूले दिए गए, आईएस कोड आपको अलाउ होता है, लेकिन ये फार्मूलेज आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हम बार बार फार्मूले के लिए आईएस कोड थोड़ी देखेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शेयर का फार्मूला है, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन बियर का भी फार्मूला है, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टीयर का भी फार्मूला है। अब ये फार्मूले क्या हैं, इनकी टर्मिनोलॉजी क्या है, ये हमें कैसे यूज़ करना है, ये सब अब हम आगे देखते हैं।